नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आप जिस डायरेक्ट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उसके लिए निश्चित ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन में काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा आता है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर के खोज पर आधारित होता है, ये कथन देने वाले कौन थे? तो ज्ञानात्मक विकास जो होता है नकल पर आधारित ना होकर के खोज पर आधारित होता है, ये कथन देने वाले जीन पियाजे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना था? तो इस बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार मानने वाले जो थे वो थे लेव वाइगोत्स्की, और इन्होंने ही विकास का मूल आधार माना था। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले लॉरेंस कोलबर्ग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार को बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है? तो पियाजे के अनुसार बच्चा, ये शब्द यहाँ पर ठीक नहीं है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है? तो वो अवस्था होती है उसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान कर उनमें विभेद करना लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं, है ना, नए विचारों का समावेश हो जाना। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित होता है? तो बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किशोर अवस्था से ये संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो बच्चों के विकास और से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत देने वाले थे जीन पियाजे। जी हाँ, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि मानी गई है। तो यहाँ पर पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि जो है वो जन्म से 2 वर्ष की अवधि मानी गई है। बुद्धि का पदानुक्रत संरचना सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो बुद्धि का पदानुक्रत संरचना सिद्धांत देने वाले बर्ट और वर्नन थे। इन्होंने ही बुद्धि का पदानुक्रत संरचना सिद्धांत जो था दिया था। बुद्धि का एकीकृत संरचना का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो ये थे जेपी गिलफोर्ड, जिन्होंने बुद्धि की एकीकृत संरचना का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक शामिल होते हैं या कौन कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो बालक होते हैं, इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, और कुछ मूक बधिर हैं, कुछ जो सुन नहीं सकते हैं ऐसे बालक, देख नहीं सकते ऐसे बालक, और सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, ये सभी विशिष्ट बालकों में आते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा हम किसे कहते हैं? तो विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। अभी आपने विशिष्ट बालकों के प्रकारों को देखा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं, तो इस प्रकार की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो ऐसे बालक जिनका IQ लेवल जो होता है वो 110 से अधिक होता है, उन्हें हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। पिछड़ा बालक हम किन्हें कह सकते हैं? तो पिछड़े बालक ऐसे बालक होते हैं जिनका जो IQ होता है वो 90 से कम होता है, उन्हें पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जाता है। अब यदि हम बात करें सामान्य बुद्धि बालक का IQ कितना होता है, तो सामान्य बुद्धि का 90 से 110 के मध्य में होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सृजनशील बालक किसे कहते हैं? तो सृजनशील बालक, यहाँ पर हम IQ के ऊपर तो देख ही चुके हैं, पर सृजनशील बालक को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं?
है ना। तो सृजनशील बालक क्या होते हैं? ऐसे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती है और जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे बालक जो होते हैं सृजनशील बालक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सृजनशील बालकों का आईक्यू लेवल कितना होता है? तो इन बालकों का आईक्यू लेवल जो होता है 120 से अधिक होता है, तब इन्हें सृजनशील श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वंचित बालक हम किसे कह सकते हैं? तो वंचित बालक ऐसे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उच्चतम अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब जो शिक्षा प्राप्त करने से चूक जाते हैं या उन्हें कोई ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, उन्हें हम वंचित बालक कहेंगे। या अवसर मिला हो पर वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हों, तो ये वंचित बालक हैं। लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित हो गए। तो जैसे आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं, कुछ काम करने वाले के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, तो इस प्रकार से ये बच्चे वंचित बच्चों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराधी बालक कौन होता है? तो बाल अपराधी हम किसे कह सकते हैं? तो देखिए, बाल अपराधी ऐसे बालक होते हैं जो समाज के मान्य अधिनियमों का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध बालक कहे जाते हैं। अब इसमें समाज के मान्य अधिनियम मतलब कि जैसे कि एक सामाजिक तौर पर हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, और जो इन सामाजिक नियमों को लांघता है या उनके विपरीत जाता है, तो ऐसे बालक को हम बाल अपराधी की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें चोरी करना, हिंसा करना, है ना, कुछ कुकृत्य करना, ऐसी घटनाएं सभी इसमें शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। तो बाल अपराधियों के प्रकार जैसे कि चोरी करने वाले बालक हैं, इसी के साथ साथ स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक हैं, स्कूल में मारपीट हिंसा करने वाले बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करने वाले बालक हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो लगभग बालक जो होता है 1.5 वर्ष के अंतर्गत बालक चलना सीख लेता है। अगला क्वेश्चन आता है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती है। तो शिक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये बाल विकास की अवस्थाएं होती है। पर इन्हीं अवस्थाओं को कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ और उप अवस्थाओं में बांट दिया जाता है। जैसे कि बाल्यावस्था है तो इसे पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, इस प्रकार से छोटे छोटे और उप भागों में बांट दिया जाता है। उसी प्रकार से शैशवावस्था को बांट देता है, किशोर अवस्था को बांट देता है। पर मुख्य रूप से हम देखें तो ये 3 अवस्थाएं ही हमें देखने को मिलती है और इनकी जो छोटी छोटी उप अवस्थाएं भी शामिल इनमें हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये कथन किसने दिया था? तो बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध, प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, ये कथन देने वाले थे वाटसन। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र था विलियम हैली के द्वारा खोला गया था। अगला क्वेश्चन आता है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो ये ग्रंथि से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर जैसे बाल विकास के अंदर हम देखते हैं कभी कभी ग्रंथियों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, तो उसी प्रकार से ये एक प्रश्न है कि किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य के पाचन क्रिया से भी होता है। तो यहाँ पर लिखा है अभिवृक्क ग्रंथि, तो ये अभिवृक्क नहीं, ये अधिवृक्क होगा। ठीक है, तो ये अधिवृक्क, और अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, है ना। अधिवृक्क ग्रंथि जो हमारी किडनी के ऊपर होती है, और ये ग्रंथि जो होती है एक एड्रिनलिन हार्मोन्स जो होता है उस हार्मोन्स का स्त्राव करती है, और उस हार्मोन्स के अनुसार हमारा जो व्यवहार होता है वो भी परिवर्तित होता है ना। तो इसलिए इस ग्रंथि को महत्व दिया जाता है बाल विकास के अंदर, क्योंकि हम बाल विकास में व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, पर इस ग्रंथि का और भी हार्मोन्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी कुछ पाचन क्रियाओं से भी संबंधित होते हैं, क्योंकि ये जब हमारे व्यवहार को बदल सकता है तो हमारी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनको भी बदल सकता है। कभी कभी संकट के समय भी ये हार्मोन्स जो होता है रिलीज होता है, और हम संकट से या तो बच जाते हैं या संकट में घिर जाते हैं। तो उससे किस प्रकार से निपटना है, इस हार्मोन्स को संकटकालीन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन्स को, है ना। तो ये ग्रंथि इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि
होती है हमारे शरीर की। जैसे संकट होता है और संकट के समय हम कोई रास्ता ना दिखे तो वहाँ से भाग जाते हैं, तो ये इस हार्मोन्स का ही प्रभाव होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव इस ग्रंथि का और इसके हार्मोन्स का हमारे शरीर पर पड़ता है, जो हमारे बिहेवियर को भी चेंज कर सकता है, एक पल में बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो वातावरण वो बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन देने वाले थे रास, जिन्होंने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अल्फ्रेड बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। तो अल्फ्रेड बिने जो है, इन्हें बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो उत्तेजना जो है ये संवेगात्मक विकास का ही एक भाग होता है, उत्तेजना। अगला क्वेश्चन है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण की शक्ति का विकास रिक्त स्थान की आयु पर हो जाता है बच्चों के अंदर। तो ये लगभग 11 वर्ष की आयु में हो जाता है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो यहाँ पर प्रश्न जो है 4 विकल्प होते तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं कि भाई इसमें से ये होगा या नहीं होगा। जैसे कहीं पर समानता का नियम आ जाता है ना, विभिन्नता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम है, तो एक अभिप्रेरणा आ गया मान लीजिए वहाँ पर। तो बाकी वंशानुक्रम के अंतर्गत जैसे कि समानता, माता पिता के संतान बच्चों के समान ही होती है, तो उससे हम कह देते हैं कि ये समानता के नियम के अनुसार है। जब संतान माता पिता से भिन्न पैदा हो जाती है तब कहते हैं कि ये विभिन्नता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम है। तो इस प्रकार से ये सारे जो नियम आते हैं ये वंशानुक्रम से संबंधित नियम के अंतर्गत आते हैं। और अभिप्रेरणा एक ऐसा है कि ये हमें हमारे वातावरण में हमें कहीं पर किसी व्यक्ति से, किसी कारक से मिलती है, तो इसलिए ये वंशानुक्रम से रिलेटेड नहीं होती है अभिप्रेरणा। चलिए आगे बात करते हैं, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है। आगे बात करते हैं, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत भी एक कारक सिद्धांत ही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो ये स्पीयरमैन थे, जिन्होंने ये कारक दिया था। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो ये लंदन के निवासी थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और, स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी के विषय के प्रोफेसर थे, बाद में इन्होंने मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने और यहाँ पर बुद्धि के कारक से संबंधित सिद्धांत इन्होंने दिए। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध बताया है चिंतन से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चिंतन से इन्होंने बुद्धि का संबंध बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या होगा? तो बालकों के भाषाई विकास का क्रम मतलब बालक भाषा जैसे सीखता है तो वो सबसे पहले किस क्रम में शुरू होता है? तो जैसे हम देखते हैं बच्चा शेष अवस्था में होता है तो पहले वो रोना, रुदन, क्रदन आदि करता है, फिर कुछ बबलाना, कुछ अपने होठों से कुछ आवाज़ें निकालना, मुंह से कुछ आवाज़ों को निकालना, फिर हाव भाव भी वो प्रकट करता है। और ऐसे करते करते बालक जो होता है भाषाई विकास के क्रम में आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वो सीखने लगता है। तो ये जो सभी अवस्थाएं दे रखी है यहाँ पर जो दे रखे हैं ये शेष अवस्था से संबंधित है, क्योंकि बच्चा बोलना कहाँ से शुरू करता है वो सारी घटना को यहाँ पर क्रम में बताया गया है। आगे बात करते हैं, बालक किस उम्र में वाक्यों के द्वारा अपनी बात कह पाते हैं? तो बालक लगभग 5 वर्ष की उम्र में हो जाते हैं तो वो वाक्यों के रूप में अपनी बात कह सकते हैं। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले व्यंजन में सबसे पहले माँ शब्द को वो बोलता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो निश्चित रूप से बालक सबसे पहले अपनी माँ की ही आवाज़ या उसकी भाषा को ही पहचानता है और इसे हम मातृभाषा कह सकते हैं कि मातृभाषा को पहचानता है। वह कौन सी विधि जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम? तो आगमन विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण और फिर नियम को बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाएगा बाद में उदाहरण? तो निगमन में पहले नियम, तो नियम को ध्यान रखिए, नियम पहले आ रहा है, नी से निगमन, आ से उदाहरण और आगमन। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा हिंट लेकर के इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि भाई किसमें क्या है, और दोनों में एक जैसा है, बस एक में नियम पहले एक में उदाहरण पहले है ना। तो आगे उदाहरण आगमन, ठीक है ना, जिसमें पहले नियम तो निगमन। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो सुनो और समझो
किस विधि पर आधारित है? तो देखिए प्रश्न इसके जैसा एक और प्रश्न मिलेगा, अब थोड़ा सा चेंज रहेगा। देखो सुनो, और यहाँ पर दे रखा है समझो किस विधि पर आधारित है, तो ये है प्रदर्शन विधि पर आधारित। अब यदि हम बात करें इसी के जैसे एक और क्वेश्चन की, देखो सुनो और बोलो ये किस विधि पर आधारित है, तो देखिए प्रश्न क्या होता है, कभी कभी हम ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसका तो ये उत्तर होगा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रश्न में चेंज है। देखो सुनो और बोलो ये प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्न बनते हैं हमारे। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है, तो प्रयोगशाला विधि जो होती है करके सीखने पर काम करती है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। किंडरगार्टन विधि जो एलकेजी यूकेजी के लिए होती है के जनक कौन है, जिसे हम एलकेजी यूकेजी के नाम से जानते हैं, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन। तो ये एलकेजी यूकेजी इस विधि के जनक कौन है, तो फ्रोबेल जो है ये इस विधि के जनक है, जिन्होंने खेल विधि के माध्यम से बच्चों को सीखने पर आधारित विधि दी थी। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है, तो डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी जो इटली के हैं। ये विधि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है और इनकी जो विधि है मॉन्टेसरी विधि के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से एक खेल पद्धति होती है जिसे हेनरी कुक, कॉल्डवेल कुक के नाम से इसके जनक हैं, और ये खेल पद्धति कहलाती है। इसी प्रकार से डाल्टन पद्धति, जो प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं वही सब क्वेश्चन हम इसमें शामिल करते हैं। डाल्टन पद्धति के जनक जो हैं कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्कीमा सिद्धांत के जनक जीन पियाजे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कॉलर किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो कौन सी अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करेगा, तो हम उत्तर यहाँ पर कह सकते हैं कि वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु के होती है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वो कौन सी जगह है जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय में कक्षा में इसे परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है, तो इसका श्रेय भी जाएगा जीन पियाजे को, जिन्होंने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए हमें किसके प्रति सचेत रहना चाहिए, तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए हमारे शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग हमें करना चाहिए और इन सभी के प्रति हमें सचेत होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, ये किस विद्वान ने कहा था, तो ये कथन स्ट्रैग ने दिया था। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है, तो निश्चित रूप से विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब कंटिन्यू चलने वाली, निरंतर चलने वाली, तो ये सिद्धांत भी बन जाता है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी, तो इस पहचान को करने वाले थे जीन पियाजे, जिन्होंने बालक की विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। परिवार एक साधन है, तो परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है परिवार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो सिद्धांत को देने वाले थे एरिक्सन। और समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो शेष अवस्था। देखिए शैशव अवस्था को यहाँ पर समायोजन की अवस्था कहा है। कभी कभी कहीं पर हमें किशोर अवस्था मिल जाती है, क्योंकि भाई वहाँ पर बच्चा समायोजित होता है अपनी वयस्क अवस्थाओं या लोगों के साथ, समाज के साथ में। पर हमें ये प्रश्न को समझना है कि समायोजन की अवस्था कौन सी होती है। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद बच्चा क्या करता है, अपने परिवेश के साथ में, है ना, अपने घर के सदस्यों के साथ में, अपने वातावरण के साथ में सबसे पहले बच्चा शिशु अवस्था में ही समायोजित होता है। तो इसलिए ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शैशव अवस्था को, है ना। तो जन्म के 1 माह में बच्चा पूरी तरह से समायोजित अपने वातावरण में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वो अवस्था है। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है यहाँ पर, वर्तमान में विद्यालय जाने की जो उम्र होती है वो कितने वर्ष की होती है, तो 3 वर्ष की होती है। अब देखिए वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र, तो यदि वहाँ पर एलकेजी यूकेजी यानी कि किंडरगार्टन है तो वो 3 वर्ष में जा सकता है।
नहीं तो वो आंगनबाड़ी में जाएगा, है ना। और गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वहाँ पर बच्चा 5 वर्ष में जाता है ना, क्योंकि उनके पहले की क्लासें आंगनबाड़ी के अंदर लगती है। पर हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल जहाँ होते हैं तो वहाँ पर LKG UKG क्लास होती है, तो वहाँ बच्चों को 3 वर्ष की आयु के बाद में वहाँ पर भर्ती करा दिया जाता है और वहाँ पर हो जाता है। तो सबकी अपनी अपनी कंडीशन है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 5 वर्ष है, प्राइवेट के अंदर 3 वर्ष है, आंगनबाड़ी के अंदर भी वो 3 वर्ष के बाद में पहुँचता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? तो ये लगभग 5 वर्ष से बाद या 6 वर्ष की आयु लगभग की उम्र जो होती है ये होती जो कि स्कूलों के अंदर दी जाती है। औपचारिक शिक्षा हम किसे कहते हैं? तो स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा होती है उसी को हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहेंगे? तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, जो आंगनबाड़ी में दी जाने वाली, घर में दी जाने वाली शिक्षा होती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो निश्चित रूप से जब तक हम जीवित होते हैं तब तक ही चलती है, मतलब जीवन भर ही चलती है, क्योंकि जीवन भर हम समाज से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो बालक 3 माह में लगभग अपनी माता को पहचानने लग जाता है। सर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा गया है? तो शैशव अवस्था को सर्म की अवस्था भी कहा गया है। आपस में झगड़े की भावना की कौन सी अवस्था होती है? तो बाल्य अवस्था जो होती है, यहाँ पर आपस में झगड़े की भावना बच्चों के अंदर होती है। इसी के साथ में शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। एक वयस्क व्यक्ति के मनुष्य मस्तिष्क की बात करें तो ये लगभग 1400 ग्राम का होता है। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 2 बार आने वाले दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 32। यहाँ पर दूध के दांतों की संख्या दे दी है, ठीक है ना। तो 2 बार आने वाले दांत, तो देखिए 2 बार आने वाले से मतलब क्या होगा कि दांत जो होते हैं हमारे एक तो अस्थाई होते हैं और एक होते हैं स्थाई, ठीक है। तो अस्थाई दांत जो होते हैं जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, जो गिर जाते हैं, और इनकी संख्या होती है 20। और जो हमारे स्थाई दांत होते हैं ये, इनकी संख्या होती है 32, ठीक है ना, जो दूसरी बार में आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में तो वही दे रखा था कि 2 बार आने वाले दांतों की संख्या है, तो ये गलत है, ये दूध के दांतों की संख्या इसमें देती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया है अरस्तु ने। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बालक में समाजीकरण का प्रारंभ जो होता है किस अवस्था में होता है? तो बालक में समाजीकरण का प्रारंभ मतलब शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो बच्चे में तो शैशव अवस्था में ही उस चीज़ की शुरुआत हो जाती है। बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत चलती है, पर कुछ हद तक हम देखते हैं बच्चा जब अपने विकास की अवस्था में होता है तो लगभग उसका समाजीकरण जो होता है पूर्ण हो जाता है। फिर जीवन पर्यंत तो जो चलेगा वो चलेगा ही सही, पर किशोर अवस्था तक वो लगभग सामाजिक करण के बहुत कुछ चीज़ों को वो सीख जाता है। तो यहाँ पर किशोर अवस्था इसलिए उत्तर दिया है। बालक के गिरोह की अवस्था जो होती है वो किस अवस्था को कहा गया है? तो बाल्य अवस्था जो होती है इसे बालक के गिरोह की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर टोली के रूप में घूमते हैं। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो बालक में नकारात्मक सोच जो होती है वो किशोर अवस्था में उत्पन्न होने लगती है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बैंडुरा और बाल्टर ने ये सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत देने वाले थे एरिक्सन। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र, तो ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं, 6 वर्ष भी है, 3 वर्ष भी है ना। तो LKG UKG के लिए 3 वर्ष और ये, तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र ये 6 वर्ष। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ 2 क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए। सर्म की अवस्था, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। बाल्य अवस्था जो है सर्म की अवस्था इसे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अनुकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? तो अनुकरण की अवस्था जो होती है बच्चा शैशव अवस्था से ही अनुकरण करने लगता है, जैसे हम बोलते हैं वैसा ही वो बोलने लगता है, जैसा हम हरकतें करते हैं वो भी करने लगता है। तो अनुकरण की अवस्था वहीं से शुरू हो जाती है। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? तो ये भी हमें शैशव अवस्था में देखने को मिलती है। सामाजिकता को मापने की विधि है, तो सामाजिकता को मापने की विधि समाज मिति विधि कहलाती है। आगे बढ़ जाते हैं, वाइन लैंड्स
सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो इसको करने वाले थे एडलर। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का कितना गुना हो जाता है? तो एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के वजन के समय का 3 गुना लगभग हो जाता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। चलिए, जन्म के समय बालक की यदि हम लंबाई की बात करें तो लगभग 20 इंच के लगभग बालक की लंबाई इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो ये एक शिक्षक जो है आदर्श रूप से बर्ताव करके विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? तो शिक्षा का नहीं, ये शिक्षक का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? तो शिक्षक का जो बर्ताव है वो आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोर अवस्था के अंदर बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अपने बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसलिए शिक्षक के पास बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर होता है? तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है, इसलिए बुनियादी स्तर पर उन्हें मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था होती है, इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कौन सा होता है? जैसे हमारे अंदर ईद, इदम, पर, अहम होता है, तो उन्हीं से संबंधित है ये, तो इदम में उनका भंडार होता है। अगला क्वेश्चन आता है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। तो उसी प्रकार से जब शिक्षक अपने सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक छात्र केंद्रित शिक्षण के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा जब दी जाती है तो उसे हम शिक्षा की खेल विधि कह सकते हैं। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया या प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रोजेक्ट पद्धति जिसे हम कहते हैं प्रयोजना विधि, उसे जन्म दिया प्रयोजनवाद ने। चलिए, और डाल्टन पद्धति के जनक हैं, तो डाल्टन पद्धति के जनक हम देख चुके हैं, ये भी लास्ट का क्वेश्चन था, ये भी हमारा रिपीट हो गया। डाल्टन पद्धति के जनक वही कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज के जो हमारे क्वेश्चन थे ये समाप्त हो जाते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।